So here is our second main type of conjunction, compound conjunction. अब कंपाउंड, ये जो वर्ड है कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड वर्ड से ही ये कंसेप्ट क्लियर हो जाती है कंपाउंड कंजक्शंस की। कंपाउंड मतलब जिसमें मोर देन वन है, जैसे कि बैंक में हम पैसा रखते हैं, हमें इंटरेस्ट आता है, इसे सिंपल इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, और फिर इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हमें, वो हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब जहां पे मोर देन वन की बात होती है वो हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड कंजक्शन मतलब जो कंजक्शन या फिर ऐसे कंजक्शंस जो कि मोर देन वन कंजक्शंस के द्वारा बनाया जाता है, दैट इज अवर कंपाउंड कंजक्शन, जिसको हम फ्रेज भी कह सकते हैं। सो कंपाउंड कंजक्शन, the phrase that is used as conjunction, इधर जगह नहीं है, इधर में लिख लेते हैं कंजक्शन। यह है डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड कंजक्शन, द फ्रेज दैट इज यूज्ड एज कंजक्शन। एक कंजक्शन के तौर पर जो फ्रेज का हम यूज करते हैं उस फ्रेज को कहा गया है कंपाउंड कंजक्शन, उस फ्रेज को कहा गया है कंपाउंड कंजक्शन। अब फ्रेज मतलब क्या, जो मोर देन वन वर्ड से बनती है। तो सेम जो अलग अलग प्रकार के हमने इसके पहले कंजक्शन सीखे हैं, तो मोर देन वन कंजक्शन मतलब एक से ज्यादा कंजक्शन को जोड़ के जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड बनेगा, दैट इज अवर फ्रेज। और उस फ्रेज का एज अ कंजक्शन वी यूज इन सेंटेंसेस एंड इट इज कॉल्ड एज व्हाट, कंपाउंड कंजक्शन। उसको हम बोलेंगे कंपाउंड कंजक्शन। अब कौन कौन से कंपाउंड कंजक्शन होते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं। इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, तो ये यहाँ पे अगर देखते हैं इन ऑर्डर दैट, यहाँ पे तीन वर्ड है, तो ये जो है तीन वर्ड से बनी हुई हमारी फ्रेज, इसीलिए इनको हम कहेंगे कंपाउंड कंजक्शन, कंपाउंड कंजक्शन। नेक्स्ट है हमारा ऑन कंडीशन दैट, ऑन कंडीशन दैट, इवन इफ यहाँ पे भी दो वर्ड आए हैं, इवन अलग आया है, इफ अलग है। सो दैट, सो ये एक अलग कंजक्शन है, दैट एक अलग कंजक्शन है, दोनों का मिलाकर हमारा हो गया है सो दैट, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट, as though, in as much, as etc, इनके जैसे बहुत सारे मिलेंगे हमें कंपाउंड कंजक्शन। तो ये होते हैं हमारे कंपाउंड कंजक्शन, या फिर इनके जैसे जो वर्ड बनते हैं जो मोर देन वन कंजक्शन से बनाए जाएंगे वो रहेंगे हमारे कंपाउंड कंजक्शन, वो रहेंगे हमारे कंपाउंड कंजक्शन। अभी ये जो कंजक्शन हम कुछ लिखे हैं, कंपाउंड कंजक्शन लिखे हैं, अब देखते हैं कि सेंटेंसेस में किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है, कंपाउंड कंजक्शन का किस प्रकार से यूज किया जाता है इन दी सेंटेंसेस। और इन सेंटेंसेस लेट्स सी, I studied hard, I studied hard, मैंने जम के पढ़ाई, मेहनत की पढ़ाई। In order that, in order that, उसके पीछे का कुछ तो भी पर्पस होगा ना, खाली फुकट कोणी अभ्यास करणार नाही, काहीतरी कारण असल्याशिवाय, काहीतरी स्वप्न असल्याशिवाय, काहीतरी टार्गेट असल्याशिवाय जे कोणीही त्या पुस्तकाच्या लफड्यात पडत नाही। कोई नहीं सोचता है कि किताबें लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए, कुछ तो भी रीजन होगा, या फिर कुछ नया खोजने की
उसकी इच्छा होगी तब जाकर वो, या फिर कोई एग्जाम क्रैक करनी है, एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाने हैं, तभी जाकर इंसान पढ़ाई करेगा. सो आई स्टडीड हार्ड इन ऑर्डर दैट आई माइट गेट, in order that I might get good marks. I might get good marks. तो I studied hard in order that I might get good marks. तो मुझे अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, इसके लिए मैंने जमकर पढ़ाई की, दिन रात दिवस रात अभ्यास किया. तो पढ़ाई करने के पीछे का क्या रीजन है कि भाई मुझे अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए. मैंने दिन भर रात भर दिन रात मेहनत किया ताकि मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकूं. तो अच्छे मार्क्स स्कोरिंग करना इज माय पर्पस, इसीलिए मैंने पढ़ाई के पीछे हाथ धो के लग गया. सेकंड एग्जांपल, यू walk fast so that you walk fast so that we could reach in time. You walk fast so that we could reach in time. Reach, ये पास्ट टेंस है तो यहाँ भी पास्ट टेंस करना पड़ेगा. नहीं समझेगा, मैं थोड़ा सवारी कर लेता हूँ इसको. ओके, सो यू वॉक्ड फास्ट सो दैट वी कुड रीच इन टाइम. तो जोर जोर से चलो, ठीक है, जोर जोर से चलो ताकि हम समय के पहले या फिर समय तक, एटलीस्ट समय तक वहां पे पहुंच सके. वी कैसे आएगा यहाँ पे, वी नहीं आएगा. यू कुड रीच इन टाइम when two different conjunctions are joined each other to get another conjunction. That another conjunction is called as compound conjunction. Example के द्वारा समझ में आ रहा है. I can not accept your proposal. I cannot accept your proposal in as much as I find it irrelevant. अब क्या हो गया इस सेंटेंस का मतलब? I cannot accept your proposal in as much as I find it irrelevant. Irrelevant मतलब अगर वो फायदे की बात नहीं है या फिर फायदे वाला बात नहीं है या फिर अगर वो आवश्यक नहीं है, that is irrelevant. Okay, irrelevant मतलब जो भी चल रही बात है. क्या दिया हुआ? I cannot accept your proposal. तो कुछ तो भी बात तो चल रही है दो इंसान के बीच में, और सामने वाला इंसान मेरे सामने जो है एक प्रपोजल रखता है. तो वो प्रपोजल हमारे जो भी बातचीत चल रही थी उस बातचीत से अगर वो भिन्न है, दैट इज इररिलेवेंट. टीच यू, आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा या फिर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन होगी. ऑन कंडीशन, इज इट? ऑन कंडीशन दैट कि अगर आप भी पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हो या फिर समय निकालते हो पढ़ने के लिए, तो इस कंडीशन के आधार पर मैं आपको पढ़ाऊंगा. ऑन कंडीशन दैट you study seriously. You study seriously. तो अगर आप सीरियसली स्टडी करने के लिए तैयार हो तो ही मैं आपको पढ़ाऊंगा. मतलब मेरे पढ़ाने के लिए मैंने कौन सी कंडीशन रखी है कि अगर आप सीरियसली पढ़ाई करते हो तो. सो ऑन कंडीशन दैट, ये रहेगा हमारा
कंजक्शन, कंपाउंड कंजक्शन एक फ्रेज है। चलो वन मोर एग्जांपल, यू कैन नॉट pardon even if you repent. You cannot be pardoned even if you repent. क्या हो गया यहाँ पे? You cannot be pardoned मतलब आपको माफ नहीं किया जाएगा, आपको माफ नहीं किया जाएगा, आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपकी जो सजा है उसको कैंसिल नहीं की जाएगी, ठीक, आपको सजा मिलनी ही है। सो यू कैन नॉट बी पार्डन, आपको माफ नहीं किया जाएगा, इवन इफ यू रिपेंट, अगर आप रोते भी हो तो भी आपकी सजा कैंसिल नहीं होगी, आपको माफ नहीं किया जाएगा। देयर इजंट एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस टू यू इवन इफ यू रिपेंट। He walks as though he is physically disabled. He walks as though he is physically disabled. तो इस प्रकार से चल रहा था जैसे कि या फिर मानो वो फिजिकली डिसेबल्ड है। तो यहाँ पे as though ये है हमारा कंपाउंड कंजक्शन। कौन सा है? कंपाउंड कंजक्शन। तो इस प्रकार से जो है हम कंपाउंड कंजक्शन का सेंटेंसेस में यूज करते हैं, किया जाता है। सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, अब सबऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? ठीक है, सबऑर्डिनेट मतलब जो सेकेंडरी लेवल का होता है, दैट इज अवर सबऑर्डिनेट। मतलब जो मेन नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो प्रिंसिपल नहीं होता है, उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेट जो कि लेस इंपॉर्टेंट होने वाला स्टेटमेंट है या फिर क्लॉज है या फिर सेंटेंस है, उसको मेन के साथ जोड़ने के लिए जिस कंजक्शन का यूज करते हैं उसको कहा जाता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। A sub ordinating conjunction ordinating conjunction, और थोड़ा सा एक मिक्स हो गया था, joins a clause एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ जोड़ने वाला। ए क्लॉज टू अनदर, फिर से लंबी डंडी आ गई, क्लॉज टू अनदर क्लॉज, एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ जोड़ने के लिए अनदर क्लॉज ऑन विच इट डिपेंड्स। Okay, it depends for its full meaning. It depends for its full meaning. तो अपने खुद के मीनिंग के लिए जो एक क्लॉज किसी और के ऊपर निर्भर करता है उसको कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, जैसे कि मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए मैं अपने माता पिता के ऊपर या फिर हम लोग अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उनका और हमारा कुछ रिलेशन है, मेरा हमारा अपने माता पिता के साथ कुछ रिलेशन है। तो ये रिलेशन शो करने के लिए, इस रिलेशन को शो करने के लिए जो एक कंजक्शन का यूज किया जाएगा, हमें उनके साथ उनको हमारे साथ जोड़ने के लिए जो कंजक्शन का यूज किया जाएगा वो रहेगा हमारा सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। हम लेस इंपॉर्टेंट के हैं, हमारे माता पिता ज्यादा इंपॉर्टेंट के थे। मतलब हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा मीनिंग जो है
इस धरती के ऊपर तभी पूरा हो जाएगा जब हमें अपने आप को किसके साथ जोड़ेंगे, माता पिता के साथ जोड़ेंगे। लेस इंपॉर्टेंट और माता पिता होते हैं मोर इंपॉर्टेंट वाले। आफ्टर बी कंसीडर करने का ओके, ये पता होना जरूरी है कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से, कंपाउंड कंजक्शन कौन से, तभी जाकर हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। जब आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है क्लॉज से रिलेटेड। आफ्टर बिकॉज इट दैट डू although till until until unless when while वगैरह वगैरह, until unless, उसके बाद जितने भी WH वर्ड होते हैं, WH वर्ड्स वो भी होते हैं हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ये देखो सबऑर्डिनेट कंजक्शन आफ्टर, बिकॉज, इट, दैट, दो, although, till, until, unless, WH वर्ड और भी बहुत सारे। ठीक है, अगर थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है, WH वर्ड, उसके बाद since आएंगे, वेदर भी रहेगा उसमें, हार्डली वेन, स्केर्सली, only when, scarcely when, etc। तो ये कुछ है हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन, यू विल नॉट पास unless, you will not pass, तोपर्यंत तुम्ही पास होणार नाही। कधीपर्यंत सरजी सांगून द्या बरं, भविष्यवाणी आमची कधीपर्यंत पास होणार नाही? जोपर्यंत तुम्ही 80 वर्षाचे होणार नाही तोपर्यंत तुम्ही पास होणार नाही, हा माझा श्राप आहे। काय म्हणायचं आहे सांगा। सो यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। जब तक आप कस के पढ़ाई नहीं करोगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई नहीं करोगे, ज्यादा से ज्यादा किताबें नहीं पढ़ोगे, तब तक आप पास नहीं होगे। लोग सोचते हैं कि एक आध किताब पढ़ लिए तो अच्छे खासे परसेंटेज हम कमा सकते हैं। बात सही है, लेकिन वो एक आध जो किताब हम पढ़ते हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, वो एक आध किताब किस प्रकार की है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग करना है तो कुछ अदर रेफरेंसेस भी पढ़ना होता है। जो भी है हमारे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, असर्टिव, अफर्मेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, ये अलग है। और ये जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है इसमें आएगा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये जो है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इनको पहचानने के लिए या फिर ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए यहाँ पे भी इंटरचेंज किया जाता है। सिंपल सेंटेंस जो है ना कंपाउंड सेंटेंस में बदलना होता है, कंपाउंड सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स में बदलना होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में बदलना होता है। तो उसके लिए ये कंजक्शन का पता होना जरूरी है। जब तक हमारे पता मतलब कंजक्शन पता नहीं रहेगा तब तक जो है ना वो सेंटेंसेस हम एक दूसरे में चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। और जब तक बदलेंगे नहीं, मार्क कुठून भेटणार आहे? मार्क कुठून भेटणार आहे? दुर्गा देवीचं मंदिर आहे का? घंटी वाजवला, अंबे माय दे का, दिलं भरभरून मार्क नाही। पेपर मध्ये बजरंगबली चालत नाही, अंबे माता पण चालत नाही। तिथे ज्याचा अभ्यास असेल त्याला मार्क भेटील, नाहीतर घरी जा खाली हाताना बरोबर घेऊ। अब इसमें जो है ये देखो, यू विल नॉट पास, आप पास नहीं होगे, आप पास नहीं होगे, ये एक सेंटेंस है।
You work hard. You work hard. तो ये जो दूसरा सेंटेंस है, you work hard, आप मेहनत करो. क्यों? किसके लिए? कुछ आगे पीछे का कुछ हिस्सा तो पता होना चाहिए ना, तब जाके समझेगा. हाँ, वही सामने वाला जो बोल रहा है कि मेहनत करो, ज्यादा पढ़ाई करो, इसके लिए करना है, या फिर इसके लिए बोल रहे हैं. तो ये जो दोनों सेंटेंस है, एक सेंटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड किया है. तो ये जो सेंटेंस है, ये वाला यू वर्क हार्ड, ये जो हिस्सा है सेंटेंस का, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है. ये जो हिस्सा है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, पहले वाले हिस्से के ऊपर जो भी लिखा हुआ है, यू विल नॉट पास, आप पास नहीं होगे. ये मीनिंगफुल सेंटेंस है. ये जो सेंटेंस है यू वर्क हार्ड, ये भी मीनिंगफुल सेंटेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो मीनिंग है इनकम्प्लीट हो रहा है, या फिर इनकम्प्लीट वो सेंस करता है, क्योंकि इसके आगे पीछे का हमें कुछ भी नहीं पता. दैट मीन्स ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस का हिस्सा है, ये इसके ऊपर निर्भर करता है. तो दिस वन इज अवर मेन क्लॉज एंड दिस इज अवर सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये है हमारा मेन क्लॉज. और इनको जोड़ने के लिए, मतलब ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसका मीनिंग तभी पूरा हो जाएगा, तभी इसके यूज का पर्पस पूरा हो जाएगा, जब इस पार्ट को हम इसके साथ जोड़ेंगे, रिलेट करेंगे. और रिलेट करने के लिए, जोड़ने के लिए कुछ तो भी चाहिए, और वो कुछ तो भी जो हम यूज करने जा रहे हैं वो है हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. समझे? तो इस प्रकार से लेस इंपॉर्टेंट होने वाला सेंटेंस का जो हिस्सा है वो मेन या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज. अरे ये होता है प्रिंसिपल क्लॉज, इसी को हम कहते हैं मेन क्लॉज. ठीक है, और इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज. और ये जो हो गया लेस इंपॉर्टेंट वाला, ये है डिपेंडेंट क्लॉज. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? पहले वाले के ऊपर डिपेंड करता है. मतलब जब इसको मैं इसके साथ रिलेट करता हूं तो ही जाकर जो है ना इस सेंटेंस का मीनिंग मुझे समझ में आता है. इट मेक्स कंप्लीट सेंस. अदरवाइज विदाउट कनेक्टिंग दिस वन पार्ट टू दिस, ओके, we cannot get the complete sense of this sentence. That means कहीं ना कहीं उसका मीनिंग आधा अधूरा रहेगा. और उस आधे अधूरे मीनिंग को पूरा मीनिंग करने के लिए या फिर पूरा करने के लिए हम इसको इसके साथ जोड़ना जरूरी है. जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज किया जाता है. Since he says so, since he says so, I must believe it. I must believe it. Believe it. अब देखो ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि जो सेंटेंस है, क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, आइडेंटिफाई द मेन क्लॉज, आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज, आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट क्लॉज, आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट क्लॉज. तो कैसे क्या आइडेंटिफाई करेंगे? ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें जो है कंजंक्शन बीच में आया हुआ है. ठीक है, ये बीच वाला कंजंक्शन है. तो कभी कभार सेंटेंस में बीच में कंजंक्शन आता है. इस सेंटेंस की अगर बात करते हैं तो सिंस यहाँ पे आया हुआ है. सिंस, जब से. ठीक है, जब से. ही सेज सो, जब से उसने ऐसा ऐसा कहा. कुछ तो भी कहा होगा, जो भी कहा त्याचा पाप पुण्य त्याला, जाऊ द्या, मरू द्या मराठी. सिंस ही सेज सो आई मस्ट बिलीव इट. जब से उसने ऐसा कहा तब से मैंने विश्वास रखना शुरू कर दिया है. जब से कहा. ठीक है, तो यहाँ पे सिंस ये कंजंक्शन है, शुरुआत के प्लेस पर आया है और यहाँ पे कंजंक्शन बीच में आया है. मतलब कंजंक्शन की कौन सी भी एक एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होती है, एक फिक्स जगह नहीं होती सेंटेंस में. कभी वो सामने आता है, कभी बीच में आता है, सॉरी वो पीछे नहीं आएगा. एट द एंड ऑफ द सेंटेंस उसका यूज नहीं होता, बीच में स्टार्टिंग. तो अब इसमें से अगर बीच में आता है तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कौन सा रहेगा? स्टार्टिंग में आता है तो इंडिपेंडेंट कौन सा रहेगा, डिपेंडेंट कौन सा रहेगा? तो बीच में अगर कंजंक्शन आता है तो उस कंजंक्शन से लेकर उस स्टॉप तक का जो हिस्सा रहेगा, बीच में अगर आता है तो वहां से लेकर फुल स्टॉप तक का जो हिस्सा रहेगा वो रहेगा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज. जो दुसऱ्यावर अवलंबून आहे, डिपेंडेंट. और जो बुद्ध का भगवान है, आपले हात जगन्नाथ.
ठीक है, अपना हाथ जगाना, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं है किसी भी चीज के लिए, वो होता है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो यहां से लेकर यहां तक ये रहेगा इंडिपेंडेंट, और ये यू विल नॉट पास ये रहेगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब सेकंड एग्जांपल, सिंस ही सेज सो, सिंस ये कंजक्शन है, तो सिंस ही सेज सो यहां तक ये रहेगा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, और यहाँ पे आई मस्ट बिलीव इट ये रहेगा हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो कॉमा और एक प्रोनाउन, ये दो चीज ध्यान में रखना है, कॉमा और प्रोनाउन। कॉमा आया है, प्रोनाउन आया है, तो कॉमा प्रोनाउन इसके पहले तक रहेगा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, और इसके ऑनवर्ड कॉमा के बाद से लेकर अप टू द फुल स्टॉप ये होता है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। स्वतंत्र वाक्य, ठीक है, मुख्य वाक्य आणि उपवाक्य, उपवाक्य मतलब डिपेंडेंट, मुख्य वाक्य म्हणजे इंडिपेंडेंट। चलो, सिंस ही से सो, जब से उसने कहा मैंने विश्वास रखना शुरू किया या फिर मैंने विश्वास रखा, तो मैंने विश्वास रखा ये इंडिपेंडेंट है। जब से उसने कहा तब से क्या हुआ पता नहीं, मतलब आधा अधूरा मीनिंग है। मैंने विश्वास रखा ये पूरा मीनिंग वाला सेंटेंस है। उसने कहा नहीं कहा, डोंट केयर अबाउट इट, मैंने विश्वास रखना शुरू किया या फिर मैंने विश्वास रखा, ये पूरा मीनिंग वाला सेंटेंस है। इस सेंटेंस के मीनिंग को पूरा होने के लिए किसी और सेंटेंसेस की, किसी और वर्ड्स की, क्लॉजेस की आवश्यकता नहीं है, सपोर्ट लेने की आवश्यकता नहीं है, हेल्प की आवश्यकता नहीं है, किसी और के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है, अपने पैरों पर खड़ा है, खुद होकर अपने खुद के मीनिंग के साथ ये चल रहा है, इसीलिए ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। कौन सा? आई मस्ट बिलीव इट। और ये जो है सिंस ही से सो ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये जो हिस्सा है ये इसके ऊपर निर्भर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से। आता ही है आना से, आता ही है आना से। आई डोंट नो वेयर ही kept his key. I don't know where he kept his key. मुझे नहीं पता कि उसने अपनी चाबी कहाँ पे रखी। I don't know where he kept his key. ये नहीं पता। तो ये जो है I don't know, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, स्वतंत्र वाक्य, मुख्य वाक्य। और वेयर हमने देखा है कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन में जो WH वर्ड होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट में आते हैं। और जहां पे भी सबऑर्डिनेट, जहां पे भी WH वर्ड का यूज किया जाता है, मतलब सेंटेंसेस, ओके, इन दी सेंटेंस वेयर देयर इज यूज ऑफ WH वर्ड, वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। किसी एक सेंटेंस को अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो WH वर्ड का यूज करेंगे, तो फिर वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है वेयर, ये है हमारा कंजक्शन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आएगा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। आई डोंट नो ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये वेयर से लेकर ये जो पार्ट है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। आई डोंट नो वेयर ही केप्ट हिज की। तो वेयर ये है हमारा कंजक्शन। स्विच, switch off the fan before, switch off the fan before you go home. Switch off the fan before you go home. जाने के पहले फैन बंद कर दो। तो स्विच ऑफ दी फैन ये है हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉज इसको कहते हैं। बिफोर ये है हमारा कंजक्शन, बिफोर ये हमारा कंजक्शन है। बिफोर यू गो होम ये रहेगा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। उपवाक्य, उपवाक्य को मेन वाक्य के साथ जोड़ने के लिए
क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि ये जो उपवाक्य होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसका स्वतंत्र तरीके से इंडिविजुअल लेवल पर मीनिंग पूरा नहीं होता है। मीनिंग पूरा नहीं है तो आधे अधूरे मीनिंग वाले सेंटेंसेस का क्या फायदा सेंटेंसेस में यूज कर? नहीं, तो उसका मीनिंग पूरा करना है, तो इसीलिए उसको तो पहले वाले पार्ट से जोड़ेंगे या फिर बाद में आने वाला जो सेंटेंस है उसके साथ जोडेंगे, तो फिर वो मीनिंग करेगा. त्याचा काहीतरी वापर तिथे झाला, काहीतरी उपयोग आहे लिहिण्याचा, हे तेव्हा पूर्ण होईल किंवा तेव्हा कळेल ज्यावेळेस ते जोडल्या जाईल. सो स्विच ऑफ द फॅन बिफोर यू गो होम. ते बिफोर है हमारा सबऑर्डिनेट. नेक्स्ट एग्जांपल. He ran away because he was a coward. वो डरपोक था इसलिए भाग गया. ठीक है, कोवर्ड मतलब डरपोक, मित्रा मनुष्य ज्याला आपण म्हणतो. कुत्र्याला पाहिलं तरी लेखाच्या असा पॅन्टेल लाथा मारत पडते. सो ही रन अवे बिकॉज ही वॉज कोवर्ड. वो भागा क्योंकि वो डरपोक था. तो क्योंकि ये बिकॉज आ गया. ठीक है, इसका एक एग्जिस्टेंस नहीं है. पार्ट ऑफ स्पीच में ये बिकॉज का किसने सीखा? बिकॉज इस वर्ड को इंडिपेंडेंटली पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा जाता है. क्योंकि नहीं पढ़ता. ठीक है, तो ये सेंटेंसेस में यूज होता. सो ही रैन अवे बिकॉज ही वॉज ए कोवर्ड. तो बिकॉज ही वॉज ए कोवर्ड ये है हमारा डिपेंडेंट, और ही रैन अवे ये है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज. आफ्टर rain stopped. After rain stopped, we went out. We went out. After the rain stopped. Sorry. After the rain stopped, we went out. पाऊस थांबल्यानंतर आम्ही गेलो. पाऊस थांबल्यानंतर. सांगा आता वाक्याचा अर्थ जुळते का? आम्ही गेलो, आम्ही निघालो, सेंटेन्स पूर्ण झालेला आहे की नाही? पण मी काय म्हणत आहे, पाऊस थांबल्यानंतर वाक्य पूर्ण झालं असं वाटते का? असं वाटते काहीतरी मिसिंग आहे. पाऊस थांबल्यानंतर चिखल झाला, पाऊस थांबल्यानंतर खड्ड्यात पाणी जमा झाला, पाऊस थांबल्यानंतर कुणीतरी घसरून पडला, पाऊस थांबल्यानंतर कुठेतरी ऍक्सिडेंट झाले, पाऊस थांबल्यानंतर कुठेतरी गाडी स्लिप झाली, पाऊस थांबल्यानंतर आंबे वेचायला गेलो, आहे का नाही? पाऊस थांबल्यानंतर लोक घराच्या बाहेर निघाले, पाऊस थांबल्यानंतर दुकानाच्या बाहेर कस्टमर पळाले, पाऊस थांबल्यानंतर मार्केटमध्ये गर्दी वाढली. असं काहीतरी पाहिजे तेव्हा कुठे तो सेंटेन्स पूर्ण होईल. पाऊस थांबल्यानंतर एवढंच वाक्य जे अर्थ पूर्ण होत नाही. म्हणजे काहीतरी त्याला शेपटी लावाच लागते. या मागवून लावा नाही तर समोरून लावा, पण शेपटी लावल्याशिवाय तो वाक्य पूर्ण होत नाही. तीच गोष्ट आहे इथे. आफ्टर द रेन स्टॉप, पाऊस थांबल्यानंतर आम्ही निघालो. आम्ही निघालो. तर पाऊस थांबल्यानंतर आम्ही निघालो. पाऊस थांबल्यानंतर हा जो पार्ट आहे, हा समोरच्या वाक्याला ज्यावेळेस आपण जोडू त्यावेळेस त्याचा अर्थ पूर्ण होईल. हा पाऊस थांबल्यानंतर ते निघाले, पाऊस थांबल्यानंतर असं झाला, पाऊस थांबल्यानंतर तसं झालं. तर आफ्टर ये है इस सेंटेंस का कंजक्शन. ठीक है, आफ्टर द रेन स्टॉप्ड वी वेंट आउट. आम्ही निघून गेलो. नंबर 7. Make hay while the sun shines. While the sun shines. जेव्हा सूर्य चमकतो, म्हणजेच दिवसाची वेळ. चमकणे म्हणजे दिवसाची वेळ. ओके, मेक हे while the sun shines.
जे काय करायचं आहे ते दिवसानी करायचं, रात्रीला आराम करायचा, झोपायचं. ठीक आहे. जेवढी मरमर करायचं आहे, जेवढं काबाड कष्ट करायचं आहे दिवसाच्या वेळेस, लाईटाची आवश्यकता नसते, फुकटचा लाईट भेटून राहिलेला आहे. ठीक आहे. सरकारनं व्यवस्था करून ठेवलेली आहे. फुल टू धमाल, जेवढं वाटते तेवढं लाईट वापरा, त्याचं टेन्शन घेऊ नका. फक्त रात्री इलेक्ट्रिक वापरले त्याचा बिल द्या, दिवसभराचे. सो मेक हे वाईल जेव्हा प्रकाश असतो, जेव्हा सूर्य चमकते, ठीक आहे, जेव्हा घराच्या बाहेर उजेड असतो, तेव्हा काय करायचं, मेक. म्हणजे बघा, ज्या वेळेस सूर्य चमकतो किंवा ज्या वेळेस सूर्याचा प्रकाश असते, वाक्य पूर्ण झालं का? नाही झालेलं आहे. कुठेतरी अर्धवट वाक्य वाटत आहे आपल्याला. आणि म्हणून जे आहे वाईल द सन शाईन्स हा झाला आपलं उपवाक्य, मेक हे हा झाला मेन वाक्य. आणि हे दोन्ही वाक्य जे आहेत, दोन वेगवेगळे वाक्य आहेत बरं इथे. ते दोन्ही वाक्य एकमेकांना जोडले गेलेले आहेत एका कंजक्शनच्या वापराने. अव्यय म्हणतात त्याला. कंजक्शन म्हणजे अव्यय, ठीक आहे. प्रिपोजिशन म्हणजे शब्दयोगी अव्यय आणि कंजक्शन म्हणजे उभयान्वयी अव्यय. हा कंजक्शन वाईल, तो आफ्टर तो कंजक्शन होता. चला, when I was young, when I was young, आला कॉमा इथे. कॉमा जो है रिप्लेस होता है कंजक्शन के साथ, और कंजक्शन कॉमा के साथ रिप्लेस होता है. जहां पे कॉमा है कंजक्शन वहां से हट जाएगा, कंजक्शन शुरुआत में आएगा. जिस सेंटेंस में कंजक्शन शुरुआत में आता है, कॉमा बीच में आता है. ओके. और जहां पे कंजक्शन बीच में आता है उस सेंटेंस में कॉमा नहीं दिखेगा. अब कॉमा कैसे दिखेगा? ओके. सेम इक्वल रैंकिंग होने वाले जो वर्ड्स लिखे जाएंगे तो वहां पे कॉमा देना पड़ेगा. ठीक है. इक्वल रैंकिंग वाले जैसे कि वाटर है, टी है, कॉफी है, बोर्नविटा है, जूस है, मिल्क है, ये अगर लिखते तो कॉमा तो लगाना पड़ेगा. ठीक है. तो उस समय में कॉमा दिखेगा वो अलग बात है, उस सेंटेंस का अलग हिस्सा है. ठीक है. वो कंजक्शन या फिर क्लॉज का हिस्सा नहीं बनेगा. तो यहाँ पे when I was in, तो ये when जो है ये है हमारा कंजक्शन. WH वर्ड, ठीक है. WH वर्ड है तो ये कौन सा सेंटेंस रहेगा? ये रहेगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. This one is our complex sentence. When I was in, I used to read storybooks. I used to read storybooks. जब मैं यंग था तो उस समय में मैं क्या पढ़ता था? I used to read story books. मैं स्टोरी की किताब पढ़ता था जब मैं यंग था. क्या बात कर रहे हैं सर जी, यंग थे, स्टोरी की किताब. अबे बाबू, लव स्टोरीच्या पुस्तका वाचावं लागतात ना. आता समजला सर जी, आता समजलं. पहिले कोण ना सांगितलं? सांगतो ना, दम घ्या ना, सर्व सांगतो, सांगासाठी चालू इथे. When I was young, I used to read story books. तो कॉमा के बाद I used to read story book, ये रहेगा हमारा इंडिपेंडेंट. When I was young, ये रहेगा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज. You can choose which you like most. So you can choose which you like most. आप चूज कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको पसंद आए. सेंटेन्स पूर्ण झाला का? नाही झालं. काय म्हटलेलं आहे? यू कॅन चूज. ओके. तू निवडू शकते किंवा तू घेऊ शकते, तू बुक करू शकते. जे काही तुला पसंत असेल, आवडलं ते तू घेऊ शकते. यू कॅन चूज, यू कॅन परचेस, यू कॅन बाय. तो ये जो है यू कैन चूज, ये है हमारा इंडिपेंडेंट. विच यू लाइक मोस्ट, ये इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट. विच ये हमारा कंजक्शन है. ठीक है. तो इस प्रकार
से जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है और इस प्रकार से सबऑर्डिनेट कंजक्शन का सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से हमने सीख लिया है कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या कंसेप्ट होती है, और साथ में हमने ये भी देखा है कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन के जो कंजक्शन से बने हुए जो सेंटेंसेस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। ठीक है, मतलब एक साथ एक ही निशाने में दो फिगर होगी।